नमस्कार। सवाल है, भारत के इतिहास को हम किस दृष्टि से देखें? क्या अंग्रेजों की दृष्टि से देखें, या फिर मार्क्सवादियों की दृष्टि से, या भारतीय दृष्टि से? वैसे तो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मार्क्स के वैचारिक वंशज अधिक नहीं बढ़ पाए। मजदूर आंदोलन तक में वे जल्दी पिछड़ गए, लेकिन इतिहास लेखन में उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। उसका एक बड़ा कारण ब्रिटिश और अमेरिकी शिक्षा संस्थानों के वामपंथियों से उन्हें मिला सहयोग भी है। साथ ही नेहरू और उनके उत्तराधिकारियों ने कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों को सत्ता में घुसकर उसे भीतर से नियंत्रित करने का अवसर दिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सच्चे अर्थों में बौद्धिक उत्तराधिकारी ये मार्क्सवादी ही हैं। उन्होंने भारत के इतिहास को नकारात्मक दृष्टि से देखने का एक अभियान छेड़ रखा है। ब्रिटिश शासकों की तरह वे भी भारतीय इतिहास की अवमानना के लिए मुसलमानों का उपयोग करते रहे हैं। इन लोगों ने बड़ी ही निर्लज्जतापूर्वक मुस्लिम शासकों के पाप धोने और हिंदू समाज और उसकी व्यवस्थाओं की निंदाजनक काल्पनिक व्याख्याएं करने का काम किया। मार्क्सवाद की डुगडुगी पीटने वाले इतिहासकार भारत के युवाओं में अपने इतिहास के प्रति तिरस्कार, अवमानना पैदा करने की कोशिश में निरंतर लगे हैं। उसी का परिणाम है कि बहुत से युवा हाल के आंदोलनों में हिंदू राष्ट्र का उल्लेख अत्यंत अश्लीलता पूर्वक करते हैं। वे अपने आप को विदेशी मुस्लिम शासन की निरंतरता में दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही रमेश चंद्र मजूमदार जगन्नाथ सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय इतिहासकारों का एक नया वर्ग खड़ा हुआ। उसने अंग्रेजों द्वारा लिखे भारतीय इतिहास की विसंगतियों की ओर ध्यान खींचा। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी उसके सूत्रधार बने। यह इतिहास अनेक खंडों में भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित हुआ है, पर यह अधूरी कोशिश ही थी, क्योंकि वह पश्चिम के इतिहास लेखन के दायरे में ही की गई थी। इतिहास लेखन की इस नई विधा का शुरुआत यूरोप में हुआ। उससे पहले दुनिया भर में राजकीय इतिहास ही लिखा जाता था। यह काम राजा के दरबार के किसी आदमी को सौंप दिया जाता था। इस तरह सबसे व्यवस्थित इतिहास चीन में लिखा गया था। भारत की तरह चीन में भी काफी पहले बड़े साम्राज्यों का उदय हो चुका था, पर भारत में हमेशा समाज की प्रधानता रही है। इसलिए भारत में सम्राटों की वैसी केंद्रीय स्थिति नहीं थी जैसी चीन में थी। चीन में सम्राट ही चीनी सभ्यता की धुरी माना जाता था, इसलिए उसे केंद्र में रखते हुए वहां राज्य की इतिहास लेखन की परंपरा विकसित हुई। यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास भी लिखा जाना शुरू हुआ। इस इतिहास लेखन में स्वतः ही उनके औपनिवेशिक उद्देश्य प्रमुख हो गए। आज जो भी इतिहास लिखा पढ़ाया जा रहा है वह यूरोप केंद्रित है। यूरोपीय इतिहासकारों ने बहुत सावधानी पूर्वक अपने इतिहास को इस तरह लिखा कि वह एक सबसे सभ्य और उन्नत जात का इतिहास दिखे। 15वीं शताब्दी में अमेरिकी महाद्वीप से प्रारंभ हुआ यूरोप का विजय अभियान जिस तरह से विश्व विजय में बदला, उसके वृतांत उनके बर्बर और घृणास्पद कृत्यों से भरे हुए हैं। अपने इस अभियान पर निकलते समय यूरोपीय संसार की सबसे पिछड़ी और अनैतिक जाति थी। तुर्कों के संपर्क में आने के कारण आधुनिक हथियारों के विकास ने उन्हें आसानी से अमेरिकी महाद्वीप पर विजय दिला दी। एक शताब्दी से भी कम समय में वे वहां की 10 करोड़ आबादी के बड़े हिस्से को समाप्त करके उसके कृषि और खनिज से संपन्न विशाल क्षेत्र पर कब्जा करने में सफल हो गए। अमेरिकी महाद्वीप संसार के भूगोल का 28% थे। उस पर नियंत्रण से पैदा हुई समृद्धि और ऊर्जा उनकी विश्व विजय में सहायक बनी। यह विश्व विजय उन्होंने अपनी पाशविक शक्ति और पाशविक कुकृत्यों के आधार पर प्राप्त की थी, लेकिन यूरोपीय इतिहासकारों ने उसे एक उन्नत सभ्यता की विश्व विजय के रूप में चित्रित किया।
यूनानी नगर राज्यों के समय ही वहां एक अत्यंत दमनकारी राज व्यवस्था लागू रही है। यूरोपीय इतिहासकार भी मानते हैं कि उन राज्यों में 2/3 से अधिक आबादी गुलाम थी। उन राज्यों में यह मान्यता थी कि उत्पादन में लगे लोग मशीनवत और जड़ बुद्धि होते हैं, इसलिए वे हीन कोट के मनुष्य हैं। उन्हें नगर की सीमा से बाहर रखा जाता था और उनसे नगरवासियों के दास के रूप में व्यवहार किया जाता था। उनके साथ ही स्त्रियों की ही हीन कोट में गिनती होती थी। राजनीतिक बुद्धि से संपन्न नगर में रहने वाले पुरुष ही सभ्य और स्वतंत्र माने जाते थे। वास्तविकता यह है कि 80-85% लोग गुलाम थे। यही अनुपात मध्यकाल में था। मध्यकालीन यूरोप में राजा अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं की सभी संपत्तियों का स्वामी था। उसका सब लोगों के जीवन पर अधिकार था और केवल उसी को विधि प्रदाता माना जाता था। 18वीं शताब्दी के अंत में जब अमेरिका पर नियंत्रण के कारण यूरोप की समृद्धि बढ़ी, भारतीय और चीनी सभ्यता के संपर्क के कारण कुछ वैचारिक गतिशीलता आई और दास्ता की बेड़ियां कटने को व्यग्र थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की कुल 2 करोड़ 60 लाख आबादी में 2 करोड़ 10 लाख भूदास थे। स्वयं यूरोपीय इतिहासकारों ने लिखा है कि भूदासों को अपने पेट के अलावा किसी चीज पर कोई अधिकार नहीं था। राजा से पट्टा प्राप्त सेन्योर भूदास के परिवार के सदस्यों को भी अलग थलग करके काम करने के लिए मजबूर कर सकता था। भूदासों का खेती की जमीन पर तो कोई हक होने का सवाल ही नहीं था। यूरोप के बाहर कम लोग ही यह जानते हैं कि वहां कभी किसान थे ही नहीं। किसान वह होता है जो अपने स्वामित्व की भूमि पर खेती करता है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब अभिजात कुल के विशेषाधिकार खत्म हुए तो एक तरफ पूंजीवाद ने उत्पादक साधनों का स्वामित्व कंपनियों को सौंप दिया, तो दूसरी तरफ साम्यवाद ने उसे राज्य को सौंप दिया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।